व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ आइसोक्टेन? आइसोक्टेन का एक एक्सेप्शन है। टू कॉमा 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये नाम होता है आइसोक्टेन का। हाँ जी, चैप्टर नंबर 11, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो एक एक करके तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। आपको नोट्स तो इसमें बनाने हैं ही, पर कुछ जगह पर ऐसी थ्योरेटिकल चीजें आएंगी जो आप बुक से देख करके, मैं आपको समझा तो दूंगा, पर आप बुक्स की हेल्प से आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग हम लोग को कवर करनी है वो क्या है? वो है वर्क। हेडिंग बनाओ बच्चों, वर्क, जिसे आप डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेस अपनी पोजीशन से हो गया, या उसकी पोजीशन में कितना चेंज आ गया, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आपके सामने आता है उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? वर्क। बच्चों वर्क जो है वो दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क खुद इसके मिलके पॉजिटिव बन जाते हैं, वैसे ही दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो आपको यहाँ पर वर्क की डायरेक्शन नहीं बतानी होती, पर फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन आपको बतानी पड़ती है। इस वजह से एक और फैक्टर यहाँ वर्क के फॉर्मूला में जुड़ जाता है, वो है एंगल। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने शायद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, उसमें आप थीटा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फॉर्मूला बना लीजिए। एफ मल्टीप्लाई बाय एस, एस डिस्प्लेसमेंट है और इनटू में हो रहा है कॉस थीटा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख दीजिएगा क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर whose value can be positive or negative, whose value can be positive or negative। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। तीनों के एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी मूव करने लगा, मतलब उसी डायरेक्शन में, इसमें वर्क जो है वो पॉजिटिव आता है। केस फर्स्ट लिख दो। इफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is of force applied, direction of displacement is in the direction of force applied, then work done is positive, then work done is अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप क्या मुझे बताएंगे cos 90 की वैल्यू क्या होती है? अगर आप है तो क्या, ठीक है, कनिका का आंसर आ गया 0। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की बीच में एंगल 90 डिग्री का बन गया तो हो जाएगा, और किसी क्या हो जाएगा केस if the angle between displacement and direction of force, if angle between displacement and direction of force
is 90 degree, then work done is 0. Then work done is 0 because cos 90 equal to 0. Cos 90 equal to 0. जैसे कि एक जो कुली या एक पोर्टर जो होता है वो अपने सर पर वजन को रखता है, वेट लगेज को रखता है और आगे की तरफ चलने लगता है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो है फॉरवर्ड, और इस पर जो फोर्स लग रहा है लगेज की वजह से, वेट एक्चुअल में क्या है, वो फोर्स जिससे ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, तो वो फोर्स की डायरेक्शन वेट की डायरेक्शन होगी नीचे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। थर्ड केस, if the direction of displacement is opposite to the direction of force applied, then work done is negative, is in negative। और ये कब होता है बच्चों, जब हम लोग ब्रेक्स, कार आपकी बहुत स्पीड से मूव कर रही है, आप अचानक से ब्रेक लगा दें, तो ब्रेक लगाने का मतलब है उस कार पर जो फोर्स लगाया गया है वो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया है, पर ब्रेक लगाने के कुछ डिस्टेंस करके कार जो है रुक जाती है। तो यहाँ कार ने थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रेवल किया पर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो है वो लगाया गया था वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो एंगल बनता है, कोई बताएगा कितना डिग्री बनेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना डिग्री बनेगा इस केस में? कितना एंगल बनेगा इस केस में? 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, और जब आप -1 को किसी भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा माइनस में ही। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा अगर मान लो आप एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर और आपने भागना शुरू किया और आप उस पॉइंट पर आकर के फिर से रुक गए जहां से चले थे, तो कोई बताएगा यहां पर वर्क डन कितना होगा, आपने कितना काम किया? 0, क्योंकि अगर आप जिस पॉइंट से चले थे वापस उसी पॉइंट पर आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को 9th क्लास के ये छोटे छोटे टॉपिक्स अभी भी आते हैं। जब बच्चों कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो उस केस में वैसे फोर्स का फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताता है F इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप रख सकते हैं अगर वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो आपका F का फॉर्मूला बन जाएगा mg। और जब कोई बॉडी अप और डाउन मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही क्या बन जाता है? उसकी हाइट। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो आएगा mgh, W इक्वल टू mgh। इसको लिख दो बच्चों, इन केस ऑफ ग्रेविटी करके जो बोर्ड पर मैंने लिखा है आप उसे लिख दीजिए। W इक्वल टू mgh।
फिर हम लोग वर्क की यूनिट को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अगर फॉर्मूला से वर्क की यूनिट निकालें तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो वर्क की यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर, वर्क की ऐसा यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर। और बच्चों न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है, न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो बच्चों अगर आपको याद हो कि आपको ना पता हो देख लीजिए, पर जूल जो है वो है। वर्क और एनर्जी लगभग एक ही चीजें हैं। न्यूटन मीटर किसके बराबर आता है, जूल के बराबर आता है। अगर हम लोग इसकी स्मॉलर यूनिट कैलकुलेट करें तो न्यूटन की स्मॉलर यूनिट होती है डाइन, DYNE, और मीटर की स्मॉलर यूनिट होती है सेंटीमीटर। 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, 10⁻⁵ डाइन। और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। तो अगर आप इन वैल्यूज को पुट कर दें तो आंसर आएगा 10⁻7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर। जैसे आप न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर को जूल कह रहे थे, डाइन मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर को बोलते हैं अर्ग, ERG, अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये रिलेशन भी बच्चों सेटअप कर लो। दिख नहीं रहा, हाँ भाई मनोज को दिख नहीं रहा है, बाकी बच्चों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोर्ड क्लियर है या फिर नहीं है। अच्छा रुको, अब चेक करके बताओ। अब चेक करके बताइए क्लियर है या नहीं है। ठीक है, फटाफट से बना लो। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कैलकुलेट करके बताइए, तब आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिएगा। अ मैन is pulling out a body, a man is pulling out a body, a man is pulling out a body tied to a rope, tied, TIED, tied to a rope, tied to a rope by applying force of 5 Newton, by applying force of 5 Newton in such a way that, in such a way that, such a way that
rope is making an angle of 30 degree with horizontal, making an angle of 30 degree with horizontal, full stop. How much work has to be done, how much work has to be done in displacing the body, by 20 meter, in displacing the body by 20 meter। फटाफट से करके बताओ। इतनी जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आंसर बता दिया, लगता है बुक खुली हुई होगी। भाई cos 30 डिग्री होता है तुम्हारा √3/2 और √3 की वैल्यू होती है कितनी, 1.732। तो इसको सॉल्व करने पर जैसे कि ज्यादातर बच्चे बुक से देख के बिना सॉल्व करे आंसर कमेंट कर रहे हैं 86.6 जूल, ये आपका सही आंसर है, 86.6 जूल। तो ये तो बात हुई आपकी वर्क की। सेकंड हेडिंग जो हम लोगों को करनी है वो है एनर्जी। हेडिंग बनाइए एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई कितना काम कर सकता है, कितना काम करने की कोई क्षमता रखता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी। डेफिनेशन लिखो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी की भी यूनिट होती है जूल, एनर्जी की भी यूनिट है जूल। तो अगर आपको 1 जूल को डिफाइन करना हो तो 1 जूल वो एनर्जी है जो कि तब आपको यूज में लेनी पड़ती है जब आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट क्या है, जूल, जो वर्क की यूनिट थी। टाइप्स ऑफ एनर्जीज, टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एनर्जी के अलग अलग टाइप हम लोगों के पास में हैं और जो पहला टाइप हम लोग करने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, the energy possessed in any body, the energy possessed, POSSESSED, the energy possessed in a body by virtue, VIRTUE, by virtue of its speed or position, speed और पोजीशन और बोथ, स्पीड और पोजीशन और बोथ इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो वो एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी के अंदर आती है, होती है,
उसकी स्पीड या फिर उसकी पोजीशन की वजह से उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी is the sum of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy and potential energy. तो आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं सबसे पहले। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed in a body, the energy possessed in a body by virtue of its motion, by virtue of its motion is called kinetic energy। किसी भी ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी जो कि उसके मूवमेंट या मोशन की वजह से होती है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, और वो बॉडी इनिशियल स्पीड जो उसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो है u मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और अचानक से उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, और फोर्स लगने की वजह से अब उसकी वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकेंड, और इस दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो है s। तो हम लोग डेरिवेशन आगे करेंगे, पहले आप लोग लिखिएगा, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, लेट अस कंसीडर अ बॉडी of mass m, small m, m kg, small m kg, moving with a velocity of u meter per second, small u, moving with a velocity of u meter per second, full stop। Now a force F Newton, capital F, now a force F Newton acts on it which displaces the body by s meter, small s meter, and the speed of body becomes v meter per second, small v, body becomes v meter per second, full stop। The acceleration produced during this displacement is a, small a meter per second square, a meter per second square, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, then according to third law of motion, बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, पहले तो ये लिख दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और
इस इक्वेशन से अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना हो तो a इक्वल टू आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब आप फोर्स का फॉर्मूला लिखो, F इक्वल टू एम ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। अब आप इस फॉर्मूला में F इक्वल टू एम ए में ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आएगा? F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए की वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब करना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। एफ का फॉर्मूला अभी आपने बनाया, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो आप एस डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट से बच्चों डिस्प्लेसमेंट कट जाएगा और W का फॉर्मूला आएगा W इक्वल टू हाफ एम मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क जूल है, एनर्जी उसकी भी यूनिट जूल है, तो इसका मतलब मैं यहां वर्क को रिप्लेस कर सकता हूं एनर्जी से, और क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से यहां जो मैं एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूं वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो u जो है वो क्या हो जाता है? जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अगर इस फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जीरो रख दें तो फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। लिख दीजिएगा, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, देन u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। अ मोटरसाइकिल ऑफ मास 100 kg, a motorcycle of mass 100 kg is moving with a velocity of is moving with a velocity of 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना स्पीड या वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कैसे? इस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 अपॉन 3600 से। हाँ जी, full stop. How much work has to be done? How much work has to be done to increase the velocity of motorcycle? To increase the velocity of motorcycle to TO2 40 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे क्या करने वाले हैं, बुक में से आंसर देख करके और वो कमेंट करने वाले हैं। करो।
हाँ जी, तो प्रियांशी का कमेंट आया मेरे पास। बाकी और कोई जिसने आंसर निकाला हो वो भी कमेंट कर सकता है। तो बच्चों, करेक्ट आंसर है तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 4630 जूल या 4626 जूल। तो ये तो थी आपकी काइनेटिक एनर्जी। सेकंड, दूसरी जो टाइप की एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी में आती है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी।
the energy possessed by a body, the energy possessed by a body by virtue of its by virtue of its position or state, position or state or shape or configuration, CONFIGURATION, configuration is called potential energy. तो अगर पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, शेप इनकी वजह से कोई एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप क्या करें, एक पत्थर उठाएं और इस पत्थर को उठा करके किसी हाइट पर रख दें। जब ये पत्थर नीचे गिरेगा तो इसका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा आपने इसको हाइट पर रखा होगा। तो हाइट पर रखने से क्या हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ गई, ज्यादा एनर्जी आ गई क्योंकि आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। या फिर बच्चों शेप, जैसे कि स्प्रिंग पर अगर आप फोर्स लगाएं तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, और जब आप अचानक से फोर्स हटा देते हैं तो वो बहुत फास्टली जंप कर जाता है या फिर उसी शेप का आ जाता है जैसे वो पहली शेप में था। तो इसमें भी क्या जाती है, एनर्जी आ जाती है। या फिर क्रॉस बो एंड एरो, अगर हम लोग बात करें जो धनुष और बाण की बात होती है, तो जो क्रॉसबो है जब उस पर हम लोग उसकी स्ट्रिंग को हम लोग खींचते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, डिजाइन, ढांचा, वो चेंज हो जाता है। और जितना ज्यादा आप उसे खींचेंगे स्ट्रिंग को उतना ही ज्यादा इंपैक्ट जो है वो एरो के अंदर होगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा आपने उसकी शेप को, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया उसके अंदर एनर्जी उतनी ही ज्यादा आ गई। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल जो हैं आपको बच्चों खुद लिखने हैं, बुक की हेल्प से लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है उसकी बात करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात आपसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके बुक जो है वो काम आएगी, तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आप अपने पास में बुक रखिएगा। चलिए आपसे